चैप्टर्स 1893, 1894, 1895, 1896। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1893। शियालिन को फिर से बचाना। रोशनी एक पाल के लिए चमकी और बुझ गई और फैंग युआन समंदर के बीच एक छोटे से आइलैंड पर प्रकट हो गया। लो, वे फिर यहां आ गया। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया। उसने इसी आइलैंड के पास के समंदर से अर्थ फ्रेंच का काला तेल जमा करने का मिशन एक्सेप्ट किया था। ये पहला मिशन था जो उसने पिछली जिंदगी में ड्रैगन वेल पैराडाइस एक्सप्लोर करते वक्त एक्सेप्ट किया था, इसलिए वो इससे सबसे ज्यादा फेमिलियर था। पिछली जिंदगी के मुकाबले ड्रैगन वेल पैराडाइस में काफी बदलाव आ गए हैं। ना सिर्फ ब्लू ड्रैगन वेल की लोकेशन बदली है, बल्कि यहां अब और भी गो इमॉर्टल्स हैं और मिशंस की गिनती भी बढ़ गई है। यह ब्लैक ऑयल वाला मिशन तो तब जाकर सामने आया जब मैंने 10-12 मिशंस पूरे कर लिए। पिछली जिंदगी में उसने इसी मिशन का इस्तेमाल करके मरमेड लड़की शियालिन को बचाया था और उस अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करके मरमैन सिटी की साइंटिस्ट बनवाया था और धीरे धीरे रिग्रेट सी तक पहुंचकर रिग्रेट गू ढूंढ लिया था। जैसे हाई रिग्रेट गू उसकी तरफ उड़ा, वेनरेबल मेथड एक्टिवेट हो गया, जिसने फैंग युआन को रिवर ऑफ टाइम के स्टोन लोटस आइलैंड पर भेजे दिया। उसका इस्तेमाल करके फैंग युआन ने हेवनली कोर्ट के हमले से बचकर एक रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस हासिल कर लिया। दोबारा जन्म लेने के बाद फैंग युआन ने अपने लिए एक बेहतर और ऑप्टिमल प्लान बनाया था। इससे पहले रिवर ऑफ टाइम की लड़ाई में फैंग युआन ने हेवनली कोर्ट के 6 इमॉर्टल गू हाउसेस तबाह कर दिए थे। उसने रिवर सप्रेशन लोटस सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और कई गू इमॉर्टल्स को मार गिराया था। सिर्फ 9 स्पिरिचुअल फेरी और फंग जियोगे हाई बचकर भाग पाए थे। इसके कीमत के तौर पर वो स्टोन लोटस आइलैंड भी तबाह हो गया था। स्टोन लोटस आइलैंड के बिना रिग्रेट गू का वेनरेबल मेथड एक्टिवेट नहीं हो सकता था। इस बार फैंग युआन का इरादा इस पूरे ड्रैगन वेल पैराडाइज को हाई कब्जे में लेने का था। रिग्रेट गू तो उसके बड़े प्लान का बस एक हिस्सा था। पूरा आइलैंड फैंग युआन के इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव के असर में था। उसके लिए यहां कोई राज नहीं बचा था। यह आइलैंड काफी मामूली सा था। यहां ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, बस एक मछुआरों का गांव था और एक लो क्वालिटी का स्पिरिट स्प्रिंग था। गांव में कुछ गू मास्टर्स थे, लेकिन ज्यादातर लोग आम इंसान थे। फैंग युआन सीधे मछुआरों के गांव में नहीं गया, वो पहले समंदर में उतरा। समंदर में वीविंग सी स्पाइडर्स का एक झुंड शिकार कर रहा था। फैंग युआन उनसे बचकर निकल गया और गहराई में उतर गया। जब वो अर्थ ट्रेंच के करीब पहुंचा तो उसने सीशेल शार्क्स का एक ग्रुप आसपास तैरते हुए पाया। फैंग युआन के पास जबरदस्त ताकत थी, लेकिन वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता था। उसने बस अपनी प्रेजेंस छुपाए रखी और काले तेल तक पहुंच गया। ब्लैक ऑयल एक इमॉर्टल मटेरियल था। गू मास्टर्स के लिए ये बहुत खतरनाक था। जैसे ही वो ब्लैक ऑयल के कांटेक्ट में आते, उनके शरीर पर फुटपाथ डाउ मार्क्स बन जाते थे। ये गू मास्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तरफ कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स की वजह से तेल जमा करने वाले गू मास्टर्स की ताकत गिर जाती थी, और तेल जमा करने वाले फुटपाथ गू मास्टर्स मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ गू मास्टर्स के शरीर आमद वक्त के साथ वो ब्लैक ऑयल से आखिरकार प्रभावित हो जाते थे। अर्थ ट्रेंच में काला तेल बड़े बड़े अजगरों की तरह आपस में लिप्त हुआ था। वो लगभग स्थिर थे, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो पता चलता कि तेल समंदर में बहुत धीरे धीरे हिल रहा था। फैंग युआन ने अपना मेथड एक्टिवेट किया। वो जहां भी गया, काला तेल पानी की तरह हरकत करने लगा और एक बड़े एरिया में फैल गया। मुझे याद है, जगह यही है। फैंग युआन ने कुछ काले तेल को अलग किया, लेकिन उस नीले स्केल्स वाली मरमेड शियालिन कहीं नहीं मिली। फैंग युआन का दिल डूब गया। हो सकता था कि उसके रिबर्थ से कुछ बदलाव आ गए हों, शियालिन की जिंदगी बदल गई हो और वो शायद यहां आए ना हो। ज्यादा चांसेस हैं कि वो आसपास ही है। आखिरकार अभी का टाइम पिछली जिंदगी के मुकाबले काफी पहले का है। फैंग युआन ने सोचा। उसने तुरंत हार नहीं मानी और अपने मेथड्स का इस्तेमाल करके आसपास के काले तेल को हटाने लगा। काले तेल में बहुत सी चीजें थी, समंदरी जानवरों की लाशें और अलग अलग तरह के औस थे। उन्हीं चीजों के बीच नीले स्केल्स वाली मरमेड शियालिन भी थी, जो बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा जीहमो जैसा नहीं था, लेकिन उनका स्वभाव बहुत मिलता जुलता था। फैंग युआन की ईद में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने हल्के से सांस छोड़ी और एक बबल ने शियालिन को घेर लिया। शियालिन बच गई थी। उसकी आंखें हिलने लगी। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और फिर से बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उसने खुद को एक पानी के गड्ढे में पाया। आसमान एकदम साफ और खुला था और धूप खिली हुई थी। कुछ बड़े पेड़ों के चौड़े पत्ते एक घनी छाया बना रहे थे, जैसे एक छतरी हो जो उसके पूरे शरीर को ढके हुए थी।
हवा उसके चेहरे को ऐसे सहला रही थी जैसे किसी प्रेमी का नर्म हाथ हो, जिससे शियालिन को बहुत सुकून मिल रहा था। मेन तो काला तेल जमा करते वक्त उसमें डूब गई थी ना। शियालिन की यादें धीरे धीरे वापस आ रही थी। हाँ, सही है, लगता है मुझे किसी ने बचा लिया। मैंने अंधेरे समंदर की सतह पर एक धुंधली सी सफेद परछाई देखी थी। उसका शरीर अभी भी कमजोर और सुस्त था। शियालिन मुश्किल से अपने ऊपरी शरीर को उठा पाई। उसने आसपास देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। मुझे किसने बचाया? वो बहुत कंफ्यूज हो गई और नीचे अस्पानी के गद्दे को देखने लगी जिसमें वो आधी लेटी हुई थी। गद्दे में साफ पानी का एक पूल था जो क्रिस्टल क्लियर था। उसकी नीले स्केल्स वाली मछली की पूंछ पानी में रोशनी के रिफ्लेक्शन से चमक रही थी। ये जरूर मेरे बचाने वाले का इंतजाम होगा, शियालिन ने सोचा और उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। ये पानी समंदर का नहीं था, बल्कि एक कमजोर मरमैन के लिए सबसे आरामदायक पानी था। तुम जाग गई। ठीक उसी वक्त पेड़ों के पत्ते साइड हुए और फैंग युआन अंदर चला आया। क्या आपने मुझे बचाया? शियालिन फैंग युआन को घूर रही थी, जो सफेद कपड़ों में था। यूज हल्की सी जानी पहचानी फीलिंग आई। तुम बहुत लकी हो, मैं इस हालत में अचानक ही वहां पहुंच गया। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया। शियालिन बेहद शुक्रगुजार थी और अपना शुक्रिया अदा करने के लिए उठने ही वाली थी, लेकिन फैंग युआन के बड़े हुए हाथ ने उस रोक दिया। तुम्हारा शरीर अभी भी बहुत कमजोर है, कुछ खा लो। फैंग युआन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक हरी हवा का झोंका पेट के ऊपर तक गया और एक नारियल जैसा फल तोड़ लाया। हरी हवा ने फल को पकड़ा और शियालिन के चेहरे तक ले आई। वो हरी हवा कैंची की तरह उसके चारों तरफ घूमी और छिलके को खोल दिया, जिसके अंदर अनार जैसा नाजुक लाल गुड़ा दिखाई दे रहा था। शियालिन ने एक छोटा टुकड़ा लिया और अपने मुंह में रखा। गुड़ा नरम और रसीला था, जो उसके सूखे गले से नीचे पेट में उतर गया। उसके पेट में एक गर्माहट सी महसूस हुई। फल बहुत ही स्वादिष्ट था। शियालिन की आंख तुरंत चमक उठी। वो इतनी भूखी थी कि उसने कुछ और टुकड़े निकाले और अपने मुंह में डाल लिए और उन्हें पूरा निगल गई। ये बहुत स्वादिष्ट है, वो कहे बिना रह ना सकी, लेकिन तभी उसने देखा कि फैंग युआन यूज अपनी नर्म निगाहों से लगातार देखे जा रहा था। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वो हकलाते हुए बोली, बेनिफैक्टर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं आपके जान बचाने का एहसान जरूर चुकाऊंगी। फैंग युआन हंसा, ये तो एक मामूली सी बात थी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में काले तेल से दूर रहना, वहां बहुत खतरा है। तुम लकी थी कि इस बार में तुम्हें मिल गया। शियालिन का चेहरा उतर गया। वो अपने दादा के अंतिम संस्कार की वजह से भारी कर्ज में डूबी हुई थी और कर्ज चुकाने के लिए उस काला तेल जमा करने का रिस्क उठाना पड़ा। और सोचो, ना सिर्फ वो काला तेल हासिल करने में फेल हुई, बल्कि इस चक्कर में मरते मरते बची। लेकिन अगर मैं बच भी गई तो मैं काले तेल से साथ जाऊंगी और जल्द ही मर जाऊंगी। हाय, मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगी और इस बेनिफैक्टर का एहसान कैसे अदा करूंगी? शियालिन नेक दिल की थी, इसलिए वो इस बात को लेकर परेशान हो गई। तभी फैंग युआन की NARM आवाज उसके कानों में गूंजी। ओ हाँ, तुम्हारे ऊपर पहले काले तेल का असर था, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुम्हारे सारे जख्म ठीक कर दिए हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं बचा है। आह! शियालिन हैरान रह गई और बड़ी बड़ी ईंट से फैंग युआन को घूरने लगी, जैसे उस विश्वास ही ना हो रहा हो। उसके सामने खड़ा येगू मास्टर असल में काले तेल के असर की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता था। ये सच में कमाल की बात थी। फैंग युआन ने उसकी तरफ सर हिलाया। छोटी बच्ची, तुम अभी यंग हो, ऐसे अजीब ख्याल मत लाओ। तुम्हें अभी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। चलो, कुछ खाओ, जब तुम्हारी ताकत वापस आ जाए तो मेरे साथ आना। मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। ओह! शियालिन अभी भी हैरानी में डूबी हुई थी। फैंग युआन मुस्कुराया और मुड़कर चला गया। शियालिन यूज जंगल में से गुजरते और गायब होते हुए काफी देर तक देखती रही, फिर उस होश आया और वो अपने हाथ में रखा फल खाने लगी। फल का गुड़ा स्वादिष्ट और रसीला था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, वो साफ पानी में लेती हुई थी और उसका दिल सुकून और गर्माहट से भरा हुआ था। कहीं ये बस एक सपना तो नहीं? खाते खाते उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। वो एक मामूली, गरीब मरमेड लड़की से ज्यादा कुछ नहीं थी। इस घटना से पहले उसके लिए हकीकत ठंडी और कठोर थी। उसकी जिंदगी में एक ही गर्माहट थी, जो उसके दादा से मिलती थी जिन्होंने उसकी परवरिश की थी। उसके दादा, जो उसके इकलौते अपने थे, मर चुके थे। शियालिन अब बिल्कुल अकेली थी। उसका दिल खोखला हो चुका था। उसकी जिंदगी का अब एक ही मकसद था, अपने दादा का वाटर बैरियल पूरा करना। नॉर्फक के रिवाजों में वाटर बैरियल आखिरी सफर होता था, इससे मरने वाले को शांति मिलती थी।
लेकिन वाटर बैरियल बहुत महंगा था, शिया लिन ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। जैसे जैसे लड़की खाती गई, वो चुपचाप सिसकती रही। फैंग युआन जंगल के बाहर खड़ा समंदर को देख रहा था। यूज अंदर की सिचुएशन पूरी तरह पता थी, लेकिन वो अंदर नहीं गया। उसने लड़की को अपना मूड आराम से ठीक करने के लिए पूरा टाइम दिया। इस जिंदगी में ड्रैगन वेल पैराडाइज के लिए उसका एक ग्रैंड प्लान था। शिया लिन के मिशंस की सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट नहीं थी। रिग्रेट गु हासिल करने के लिए फैंग युआन को सिर्फ रिग्रेट क्राइंग सी में एंटर करना था। इस वक्त उसने शिया लिन के मिशंस की चेन का फायदा उठाकर रिग्रेट सी एरिया में एंटर किया था। लेकिन इस सीरीज के अलावा उसके पास वहां पहुंचने के और भी कई तरीके थे। पिछली जिंदगी में फैंग युआन ने रिग्रेट गु हासिल करने पर फोकस किया था, जबकि मियाओ मिंग शेन और बाकी लोग मिशंस करने पर फोकस कर रहे थे। वो जितने ज्यादा मिशन करते, उन्हें उतना ही ज्यादा पता चलता। तब का माहौल अब से कहीं ज्यादा बेहतर था। मियाओ मिंग शेन और बाकी लोग आपस में बातचीत करते थे और मेरिट ऑबलिस्क पर इंफॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गु छोड़ जाते थे, जिससे वो बिना किसी कंपनसेशन के अपनी जानकारी सबके साथ शेयर करते थे। उनकी कलेक्टिव फाइंडिंग्स और गेन्स ऐप फैंग युआन की पर्सनल वेल्थ बन चुकी थी। इसलिए फैंग युआन को मेरिट ऑबलिस्क और ब्लू ड्रैगन वेल के बारे में गहरी और पूरी समझ थी। शिया लिन के मिशंस खुद फैंग युआन ने बनाए थे। इसके लिए लक की जरूरत थी और इसमें बहुत टाइम लगता था। सच तो यह था कि कुछ टाइम बाद जब मिड-साइज्ड मिशंस आएंगे, तो उनमें से कुछ काम के मिशंस होंगे जिनके जरिए रिग्रेट क्राइंग सी में जाया जा सकता था। पिछली जिंदगी में जब ये मिशंस आए, फैंग युआन के पास पहले से हाई शिया लिन उसके मोहरे के रूप में थी, और क्योंकि मियाओ मिंग शेन और बाकी लोग अन मिशंस में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, फैंग युआन ने उनसे कम्पीट नहीं किया। लेकिन अब जब मैंने मिशन लहाई लिया है और शिया लिन को ढूंढ लिया है, इसका मतलब है कि मैं यूज फिर से इस्तेमाल कर सकता हूं। ये मोहरा बहुत काम का है, बस मुझे अपनी पिछली जिंदगी की सफलता को दोहराना है और मैं इनडायरेक्टली मरमैन सेक्रेट सिटी को कंट्रोल कर सकता हूं। इस फोर्स को कंट्रोल करना मेरे आगे के प्लान्स के लिए काफी मददगार साबित होगा। फैंग युआन मन हाइमन सोचने लगा। बेनिफैक्टर, मैंने आपको इंतजार कराया। थोड़ी देर बाद शिया लिन जंगल से तैरती हुई बाहर आई। उसने अपनी कुछ ताकत वापस हासिल कर ली थी और वो फैंग युआन को और इंतजार नहीं कराना चाहती थी। एक सफेद बादल उसके निचले हिस्से को सपोर्ट कर रहा था, जमीन से 3 फीट ऊपर, जिससे उस जमीन पर आगे बढ़ने में मदद मिल रही थी। मुझे बेनिफैक्टर मत बुलाओ, मेरा नाम छू यिंग है, लोग मुझे मास्टर छू कहते हैं। फैंग युआन मुस्कराया। मास्टर छू, शिया लिन ने कहा। चलो चलते हैं। फैंग युआन शिया लिन को लेकर मछुआरों के गांव की तरफ बढ़ गया। चैप्टर 1894 नीचे जाना ऊपर आना। फैंग युआन शिया लिन को लेकर यूएस छोटे से मछुआरों के गांव में गया और गांव के मुखिया से मिला। मिलते ही उसने सीधे उसके चेहरे के सामने ही उसकी सोल सर्च कर ली। पूरा गांव एक पाल के लिए ट्रांस में चला गया और फिर बिना किसी शक के नॉर्मल हो गया। फैंग युआन ने इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया और अपनी पिछली जिंदगी से कंपेयर किया। उसने पाया कि मछुआरों के छोटे से गांव में कुछ भी नहीं बदला था। पिछली जिंदगी की तरह ही वो अब भी इन आम लोगों से कांटेक्ट करने के लिए एक गुमंतु गू मास्टर की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा था। पहले उसने गांव के गू मास्टर्स को चैलेंज किया और उन्हें आसानी से हरा दिया। फिर उसने उन्हें वाटर शेल गू रिफाइन करना सिखाया और उन्हें उसका रेसिपी भी दिया। गांव वाले सभी बहुत शुक्रगुजार थे। फिर फैंग युआन उन्हें इन वाटर शेल गू को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस के लिए समंदर की गहराई में ले गया, यहां तक कि उसने उन्हें काले तेल के असर को कम करने के लिए कुछ हीलिंग के तरीके भी सिखाए। काले तेल के असर से पूरी तरह ठीक होने के लिए कम से कम रैंक 4 गू वॉर्म्स की जरूरत थी। छोटे से मछुआरों के गांव में गू मास्टर्स रैंक 4 के आसपास भी नहीं थे। फैंग युआन ने उन्हें जो चीजें सिखाई थी वो उनके बस की चीजें थी। इस पूरे प्रोसेस के दौरान फैंग युआन ने शिया लिन को सिखाने पर फोकस किया। पिछली जिंदगी में उसने उस सिर्फ वाटर शेल गू दिया था, लेकिन अब वो यूज ठीक से तैयार करना चाहता था। उसने विजडम पथ के तरीकों से सारी जानकारी सीधे उसके दिमाग में डाल दी। साथ ही उसने उसकी कई गलतियों को भी सुधारा। फैंग युआन मछुआरों के गांव में ज्यादा देर नहीं रुका और जब वो जाने लगा तो पूरा गांव उसके सामने घुटनों पर आ गया। शिया लिन फैंग युआन के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसने उस रोक दिया और गहरी सोच में कहा, यह हमारे रिश्ते का अंत नहीं है, हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे। शिया लिन मजबूर थी और आंसू भरी आंखों से सिर्फ फैंग युआन को रोशनी की एक चमक के साथ गायब होते हुए देखती रही। फैंग युआन एक बार फिर मेरिट ऑबलिस्क पर वापस आ गया। उसके मेरिट पॉइंट्स 10 से बढ़ गए थे। मेरिट ऑबलिस्क पर शुरुआती मिशंस छोटे मिशंस द
जिनमें 1 से 10 तक मेरिट पॉइंट्स मिलते थे। इस बार फैंग युआन ने काला तेल जमा किया और छोटे से मछुआरों के गांव में लोगों को रोजी रोटी कमाना सिखाया। उसने टास्क को परफेक्टली पूरा किया था। इस वक्त तक शेन कॉन्ग शेंग और बाकी सब अपने अपने मिशंस पूरे करने के लिए टेलीपोर्ट हो चुके थे। अब मेरिट ऑबेलिस्क पर सिर्फ एक ही आदमी था। वो था मियाओ मिंग शेन। मियाओ मिंग शेन मेरिट ऑबेलिस्क के चारों तरफ चल रहे शब्दों और अक्षरों को घूर रहा था। वो बहुत सब्र से काम ले रहा था। यूज हल्का हल्का महसूस हो रहा था कि उसके और मेरिट ऑबेलिस्क के बीच एक अजीब सा कनेक्शन है। ये अजीब एहसास बेहद छिपा हुआ और कमजोर था, लेकिन उस कोई आइडिया नहीं था कि इस मौके को कैसे पकड़ा जाए। फैंग युआन ने जैसे ही ये देखा, उसकी ऊँग में एक तेज रोशनी चमकी। ड्रैगन वेल पैराडाइज से जुड़े राज बहुत गहरे और रहस्यमयी थे। पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने गू इमॉर्टल्स को रोकने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया था? फैंग युआन के पास इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। उसके मेथड का कोई निशान तक नहीं था। यह ऐसे था जैसे कोई नेचुरल चीज हो, जैसे लोगों में मर्द और औरत होते हैं और जैसे आसमान में सूरज और चांद होते हैं। गू इमॉर्टल्स एक दूसरे पर या इस छोटी सी दुनिया के निवासियों पर हाथ नहीं उठा सकते थे, लेकिन इस नियम में कुछ फर्क और डिस्क्रिपेंसीज थी। जैसे कि फैंग युआन ने अपने पिछले मिशन में आम लोगों की सोल सर्च की थी। उसने तो शियालिन को विजडम पाथ के जरिए बहुत सारी नॉलेज भी दी थी। क्या ये निवासियों पर हाथ उठाना नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, लेकिन फैंग युआन की कोई बुरी नीयत नहीं थी। वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसके एक्शंस पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन अगर उसके मन में जरा भी बुरा ख्याल आता तो यह मेथड्स इस्तेमाल नहीं हो पाते, बल्कि इन किलर मूव्स को इस्तेमाल करने पर उस उल्टा बैकलैश झेलना पड़ता। या फिर इस मिशन में काले तेल को जमा करना ही ले लो। एक्स्ट्रा काला तेल फैंग युआन ने अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में रख लिया था। आमतौर पर स्टार्टिंग आइलैंड पर मिलने वाले इमॉर्टल मटेरियल्स के अलावा गू इमॉर्टल्स दूसरे एरियाज के रिसोर्सेस अपने लिए नहीं ले सकते थे। लेकिन फैंग युआन ने अपना मिशन पूरा करने के लिए आइलैंड के पास का काला तेल लिया था। वहां फुटपाथ डाउ मार्क्स की संख्या कम करके वो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज को उगने का मौका दे रहा था। ये पूरे आइलैंड के एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी चीज थी, इसलिए इस पर कोई रोक नहीं थी। फैंग युआन ने न सिर्फ मिशन पूरा किया, बल्कि उसने मुनाफे के तौर पर काले तेल का एक हिस्सा भी जमा कर लिया। काला तेल जमा करने का यह मिशन जाहिर है बाकियों से कहीं ज्यादा फायदेमंद था। मेरिट ऑबेलिस्क पर बहुत सारे मिशंस द, लेकिन मिशंस में भी फर्क था कि वो बेहतर द या घटिया। पिछली जिंदगी में मियाओ मिंग शेन और बाकी लोगों ने बहुत कुछ खोजा था। ये सारी अब फैंग युआन की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी। फैंग युआन धीरे धीरे मेरिट ऑबेलिस्क के पास पहुंचा। उसके कदमों की आहट से मियाओ मिंग शेन के ख्याल टूटे और वो मुड़कर देखने लगा। उसकी ऊँगें सिकुड़ गईं जब उसने सोचा, ये तो चू यिंग है। फैंग युआन मुस्कुराया, भाई मियाओ, तुम्हारा मेरिट ऑबेलिस्क के साथ कनेक्शन बहुत कमजोर है। यह कनेक्शन ज्यादातर इस जगह को ढूंढने के लिए है। अब से ये तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं करेगा। मेरी मानो तो मिशंस पूरे करने पर ध्यान दो और ज्यादा से ज्यादा मेरिट्स जमा करो। फैंग युआन के पोलाइट रवैये ने मियाओ मिंग शेन को हैरान कर दिया। उसने अपनी ऊँगों से देखा था जब फैंग युआन ने शेन तन और शेन कॉन्ग शेंग को दफा हो जाओ कहा था। वो जल्द हाईफैंग युआन की बातों से अट्रैक्ट हो गया और उस थोड़ा झटका लगा। इसे मेरे और मेरिट ऑबेलिस्क के बीच के कनेक्शन के बारे में कैसे पता है? ये एक राज है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। इसे कैसे पता चला? कहीं ये मेरी तरह ब्लू ड्रैगन वेल की लोकेशन सेंस तो नहीं कर सकता? या शायद ये लोकेशन सेंस नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास किसी और तरह का कनेक्शन है? मियाओ मिंग शेन ने फैंग युआन को देखा। उस लगा कि यह आदमी दिन बी दिन और भी ज्यादा अजीब होता जा रहा है। वो शक से भरा हुआ था। उसने सवाल पूछने के लिए मुंह खोला, लेकिन समझदारी दिखाते हुए उस बैंड कर लिया। फैंग युआन ने शेन कॉन्ग शेंग के सामने इतना घमंड दिखाया था, उस पर जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं था। अगर इसे मुझे बताना होगा तो ये खुद ही पहल करेगा। अगर मैं पूछने की कोशिश करूंगा तो मुझे वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूं। मियाओ मिंग शेन ने मन ही मन आहें भरी। फैंग युआन उसके पास से गुजरा और उसकी उंगली ऑबेलिस्क पर एक लाइन की तरफ इशारा कर रही थी। उसने अचानक कहा, तुम ये मिशन ले सकते हो, ये तुम्हारे लिए काफी सूटेबल है। मिशंस पूरे करो और मेरिट पॉइंट्स जमा करो। ये सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे काम करने जैसा नहीं है। किसी को मछली देने से बेहतर है उस मछली पकड़ना सिखा दो। मियाओ मिंग शेन अंदर तक हिल गया। उसने गले से थूक निगलते हुए दो शब्द कहे, शुक्रिया। कोई बात नहीं। फैंग युआन मुस्कराया। मियाओ मिंग शेन को थोड़ी गाइडेंस देना बस एक आम हरकत नहीं थी। एक तरफ
ये अपनी सुविधा के लिए इन लोगों के बीच फूट डालने के लिए था, और दूसरी तरफ वो ईस्टर्न सी को प्रभावित करने के लिए कुछ इंतजाम भी कर रहा था। मियाओ मिंग शेन की काबिलियत का राज पिछली जिंदगी में काफी नाकाम कोशिशों के बाद ही सबके सामने आया था। इसके पीछे की सच्चाई के बारे में कई इमॉर्टल्स के पास विश्वसनीय अनुमान थे। मियाओ मिंग शेन ईस्टर्न सी के अकेले इमॉर्टल्स की दुनिया में काफी पॉपुलर था। अगर शेन कॉन्ग शेंग यूज कोने में धकेल देता तो चांसेस द की सी एंसेस्टर या वू शुआई यूज अपने साथ शामिल कर लेते। फैंग युआन ने कोई मिशन नहीं लिया, बल्कि वो मेरिट ऑबलिस्क के दूसरी तरफ गया और एक टाइटल के लिए एक्सचेंज किया। एक ही झटके में उसके 100 से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स अचानक सिंगल डिजिट में आ गए, जो पहले नंबर से सीधे आखिरी नंबर पर आ गिरा। जब मियाओ मिंग शेन ने मेरिट बोर्ड पर यह बदलाव देखा तो उसकी ऊँगली चमक उठी और उसका दिमाग बड़े शक से भर गया। छू यिंग ने 100 मेरिट पॉइंट्स खर्च किए, आखिर उसने बदले में लिया क्या है? फैंग युआन ने अपना मिशन लिया और फिर से गायब हो गया। मियाओ मिंग शेन तुरंत मेरिट ऑबलिस्क के दूसरी तरफ गया ताकि इन चीजों की लिस्ट चेक कर सके जिन्हें वो एक्सचेंज कर सकते थे। लेकिन उस इतनी आसानी से कैसे पता चलता? वहां बहुत सारे रिवॉर्ड्स थे जिनकी कीमत 100 मेरिट पॉइंट्स थी, और यह भी हो सकता था कि रिवॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन से 100 पॉइंट्स तुरंत खर्च किए गए हों। मियाओ मिंग शेन को एक अजीब सी क्यूरियोसिटी हुई। उस तुरंत समझ आ गया कि फैंग युआन के इस काम का कोई गहरा मतलब था। ये उसके लिए जरूर फायदेमंद होगा, वरना वो अपना एडवांटेज ऐसे ही नहीं छोड़ता। क्या छू यिंग ने जानबूझकर पहले अच्छा रवैया दिखाया ताकि मैं उसकी इस इंफॉर्मेशन को छुपाने में मदद करूं? एक और ख्याल मियाओ मिंग शेन के दिमाग में आया, लेकिन जल्द ही उसने अपना सर हिला दिया। फैंग युआन के मेरिट पॉइंट्स वहीं ये ऐसी चीज थी जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। जल्द ही दूसरे गो इमॉर्टल्स को इसके बारे में पता चल जाएगा। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ फैंग युआन समंदर की गहराई में टेलीपोर्ट हो गया। समंदर का पानी गंदा था, रेत उछाल रही थी और एक विशाल सैलमैंडर हंगामा मचा रहा था। इस विशाल सैलमैंडर का शरीर बिना एक भी स्केल के चिकना था। उसका सर चौड़ा और बड़ा था, उसका शरीर मोटा और चपटा था, उसके हाथ पैर बहुत मोटे और छोटे थे, और उसके टेंटिकल्स बाघ के पंजों जैसे थे। उसके पंजे और दांत तेज उसके गिल्स मजबूत बाघ की मूंछों से चमक रहे थे। ये एक डेसोलेट बीस्ट था, टाइगर किंग सैलमैंडर। टाइगर किंग सैलमैंडर ने हंगामा मचाकर ऐसी तूफानी लहरें पैदा की जिससे जमीन की शांति भंग हो गई। फैंग युआन ने जो मिशन लिया था वो इसे काबू में करने का था। फैंग युआन ने जल्दबाजी में एक्शन नहीं लिया, उसने पहले जांच पड़ताल की। जल्द ही उसकी भुएं थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। यूज टाइगर किंग सैलमैंडर के हंगामे की वजह नहीं मिल पा रही थी। उसके शरीर या दिमाग में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं था, लेकिन वो अजीब और पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, बेमतलब अपने आसपास की चीजें तबाह कर रहा था। इतना ही नहीं, वो खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा था। ये साफ था कि वो पागल हो चुका था। टाइगर किंग सैलमैंडर पर हमला करने की कोशिश करने पर फैंग युआन ने पाया कि इस डेसोलेट बीस्ट की बैटल स्ट्रेंथ बढ़कर एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट के लेवल तक पहुंच गई थी। ये वही सिचुएशन है जिसका सामना मियाओ मिंग शेन के ग्रुप ने पिछली जिंदगी में किया था। फैंग युआन ने मन ही मन आहें भरी। पिछली जिंदगी में उसने सिर्फ शियालिन से जुड़े मिशंस पूरे किए थे। मिशंस कम थे और उसका सामना इससे नहीं हुआ। इस जिंदगी में इसे ट्री करने के बाद उसने पाया कि अपनी नॉलेज और विजन के हिसाब से वो इस अजीब चीज को भी नहीं समझ पा रहा था। टाइगर किंग सैलमैंडर असल में एनवायरनमेंट के लिए बहुत फायदेमंद था। ये नमक और रेत निगलकर समंदर के पानी को साफ कर सकता था, यूज क्रिस्टल क्लियर और नमकीन बना सकता था, जिससे अद्भुत नेचुरल रिसोर्सेज पैदा होते थे। एक टाइगर किंग सैलमैंडर अक्सर एक साफ सुथरे समंदर का कोर होता है। इस साफ पानी को सीधे पिया जा सकता था। अगर मुमकिन होता तो फैंग युआन इस टाइगर किंग सैलमैंडर को मारना नहीं चाहता था। अगर वो इसे शांत और काबू में कर पाता तो फैंग युआन को ढेर सारे मेरिट पॉइंट्स मिल जाते। लेकिन अभी ये जाहिर तौर पर नामुमकिन था। फैंग युआन के पास एक्शन लेने और उस मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। टाइगर किंग सैलमैंडर की लाश मिशन के एक्स्ट्रा मुनाफे के तौर पर उसके इमॉर्टल एपर्चर में रख ली गई। रेन जूपिंग वापस स्टार्टिंग आइलैंड पर लौट आया और लोगों का एक ग्रुप मेरिट ऑबलिस्क के पास जमा हो गया था। उसके आने पर शेन क्लैन के एक गू इमॉर्टल शेन सियो ने उससे कहा, मुबारक हो भाई रेन, अब आप मेरिट बोर्ड पर सबसे ऊपर हैं। आह, ये कैसे हो सकता है? रेन जूपिंग को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद वो हैरान और खुश हो गया। उसका नाम सच में पहले नंबर पर था, यहां तक कि शेन कॉन्ग शेंग भी दूसरे नंबर पर था। शेन कॉन्ग शेंग भी लौट आया था और ऑबलिस्क के सामने खड़ा था,
उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। रेन जूपिंग ने ध्यान से शेन कॉन्ग शेंग को देखा। वो रैंक 8 गु इमॉर्टल को हराने की खुशी में झूम रहा था, लेकिन साथ ही वो थोड़ा चिंतित भी था। शेन कॉन्ग शेंग ने अपनी नज़र रेन जूपिंग की तरफ डाली। रेन जूपिंग ने जल्दी से अपना सर झुकाया और हाथ जोड़े, लॉर्ड। शेन कॉन्ग शेंग ने सर हिलाया। रेन जूपिंग, तुम्हारे हिसाब से छू यिंग ने आखिर क्या एक्सचेंज किया जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग गिरकर आखिरी नंबर पर आ गई? रेन जूपिंग हैरान रह गया। उस अभी पता चला कि फैंग युआन रैंकिंग में सबसे नीचे था। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और अपनी भुएं सिकोड़ी। हाँ, छू यिंग ने अपनी लीड छोड़कर अपने मेरिट पॉइंट्स खर्च करना बेहतर समझा। ये पक्का है कि उसने जो चीज़ एक्सचेंज की है वो उसके बहुत काम की होगी। अगर ये उसके लिए मददगार हो सकती है तो जाहिर है ये बाकियों के लिए भी फायदेमंद होगी। लेकिन आखिर वो होगी क्या? इमॉर्टल्स का ग्रुप कुछ देर से इस पर चर्चा कर रहा था। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ फैंग युआन एक बार फिर सबके सामने प्रकट हो गया। साथ ही मेरिट बोर्ड पर उसकी रैंकिंग आसमान छू गई, एक बार फिर से टॉप पर पहुंच गई। छू यिंग 98 मेरिट पॉइंट्स। एक पाल में सारे इमॉर्टल्स की बोलती बैंड हो गई। चैप्टर 1895 मिड-साइज्ड मिशंस। छोटे साइज के मिशंस 1 से 10 मेरिट पॉइंट्स देते थे, जबकि मिड-साइज्ड मिशंस 11 से 100 मेरिट पॉइंट्स देते थे। फैंग युआन ने एक गुड पर्सन टाइटल के लिए एक्सचेंज किया था, जिसने यूज मिड-साइज्ड मिशंस एक्सेप्ट करने की इजाजत दे दी। मिड-साइज्ड मिशंस गु इमॉर्टल लेवल के द। इस बार फैंग युआन ने जिस टाइगर किंग सैलमेंडर से डील की थी वो रैंक 6 का डेसोलेट बीस्ट था, लेकिन उसकी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 7 तक पहुंच चुकी थी। इस मिशन की डिफिकल्टी एक आम इंसान की हद से कहीं ज्यादा थी। जितनी ज्यादा डिफिकल्टी उतना बड़ा रिवॉर्ड। तो इस बार मैंने 90 से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स कमाए। फैंग युआन को एहसास हुआ, मुझे सो इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैंने टाइगर किंग सैलमेंडर की लाश अपने पास रख ली। अगर मैं यूज वहीं छोड़ देता तो लाश पर मौजूद डाउ मार्क्स फैल जाते और आसपास के एनवायरनमेंट का फाउंडेशन और बेहतर हो जाता। फैंग युआन ने यह जानबूझकर किया था। वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि टाइगर किंग सैलमेंडर आखिर हंगामा क्यों कर रहा था। इसलिए वो ये लाश अपने साथ ले आया ताकि बाद में इस पर रिसर्च कर सके। पिछली जिंदगी में मियाओ मिंग शेन और बाकी लोगों का इस सिचुएशन से कई बार सामना हुआ था। उन्होंने साथ में रिसर्च की लेकिन इसकी असली वजह नहीं ढूंढ पाए। इस बार फैंग युआन इसे खुद ट्राई करना चाहता था। इमॉर्टल्स का ग्रुप फैंग युआन और मेरिट बोर्ड को देख रहा था। उनके एक्सप्रेशंस और इमोशंस एक जैसे हाई खराब थे। उन्होंने अपने मिशंस पूरे करने के लिए इतनी मेहनत की थी, हर एक से ज्यादा 10 मेरिट पॉइंट्स मिलते थे। लेकिन फैंग युआन ने एक ही मिशन से 90 से ज्यादा मेरिट पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। ये तुलना सच में गुस्सा दिलाने वाली थी। भले ही छोटे साइज के मिशंस आसान थे, लेकिन उनमें बहुत टाइम बर्बाद होता था। मेरिट पॉइंट्स के मामले में मिड साइज्ड मिशंस कहीं ज्यादा एफिशिएंट थे। फैंग युआन को मेरिट ऑबेलिस्क के पास आते देख कुछ गु इमॉर्टल्स को जलन महसूस हुई, कुछ यूटीएस यूकेदर, जबकि कुछ को निराशा महसूस हुई। इस रफ्तार से फैंग युआन बड़े बड़े कदम आगे बढ़ा रहा था, जबकि वो घोंघे की तरह रेंग रहे थे। वो उससे कभी कैसे पकड़ पाते? वक्त के साथ वो उन्हें बस धूल में ही छोड़ जाएगा। हुआ डाई ने मियाओ मिंग शेन की तरफ देखा। वो फैंग युआन से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी तरफ नामे सर हिला दिया। शेन कॉन्ग शेंग ने शेन सियो की तरफ देखा। शेन सियो के पास कोई चारा नहीं था, उस जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा और फैंग युआन की तरफ चलना पड़ा। भाई छू, उसने अपने हाथ जोड़े, एक संजीदा लहजे और पलाइट रवैये से बोला, आप बस कीमत बोलिए, जब तक मैं अफोर्ड कर सकता हूं मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया, तुम जानना चाहते हो कि मैंने इतने सारे मेरिट पॉइंट्स कैसे हासिल किए? बिल्कुल। शेन सियो ने फिर से हाथ जोड़े, मैं उम्मीद करता हूं कि भाई हमें सिखाएंगे। चिंता मत कीजिए, मेरे शेन क्लैन के फाउंडेशन के साथ हम आपको निराश नहीं करेंगे। और तो और, आपको सिर्फ मेरी दोस्ती ही नहीं बल्कि शेन क्लैन की दोस्ती भी मिलेगी। पहले शेन क्लैन ने फैंग युआन पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बेपरवाह था और बेहद घमंडी तरीके से पेश आया। शेन सियो ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और बदले में फायदे का इस्तेमाल करके एक्सचेंज करने की कोशिश की। ये एक समझदारी भरा कदम था। फैंग युआन हंसा, ठीक है, बदले में अपने शेन क्लैन की एक ट्रू इनहेरिटेंस दे दूं। ये सुनकर शेन कॉन्ग शेंग की एड़ी चमक उठी। उसने सोचा नहीं था कि फैंग युआन मान जाएगा। वो पूछे बिना रह ना सका, तुम्हें कौन सी ट्रू इनहेरिटेंस चाहिए? ये तुम पर है, अगर तुम इनहेरिटेंस नहीं देना चाहते तो इमॉर्टल गु भी चलेंगे। फैंग युआन ने बेपरवाही से कहा। शेन कॉन्ग शेंग के होठ फड़के, यूज इमॉर्टल गु चाहिए था?
सपने देख, उसने सोचा और एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू उसकी तरफ फेंक दिया। फैंग युआन ने यूज पकड़ा और कंटेंट देखा। यूएस में एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल ट्रू इनहेरिटेंस थी, जो काफी अधूरी थी। असली कीमती हिस्से अभी भी शेन कॉन्ग शेंग के पास थे। फैंग युआन ने अपनी जबान से TSK की आवाज निकाली और मोर्टल गू वापस शेन कॉन्ग शेंग की तरफ फेंक दिया। एक और शेन कॉन्ग शेंग ने इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू पकड़ा और अंदर की इन्फॉर्मेशन मिटा दी और एक नया कंटेंट डाल दिया। ऑफ कोर्स ये भी अधूरा ही था। फैंग युआन ने यूज लिया और सर हिलाया। इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू शेन कॉन्ग शेंग को वापस देते हुए कहा, एक और। शेन कॉन्ग शेंग ने इन्फॉर्मेशन पाथ मॉडल गू लिया और फैंग युआन को देखते हुए गंभीरता से कहा, छू यिंग, तुम इतने सारे देखना चाहते हो? तुम कितना कंटेंट देखना चाहते हो? फैंग युआन का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। चिंता मत करो, मैं, छू यिंग, अपने उसूलों पर चलता हूं। मैं अपने शब्दों से मुकरने वाला नहीं हूं। जो दूसरों को बेवकूफ समझते हैं वही असली बेवकूफ होते हैं। ऐसा करते हैं, मुझे कांस्टेंट वेव साउंड का एक हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि मुझे इतने सारे मेरिट पॉइंट्स क्यों मिले। ठीक है, मैं एक बार तुम पर विश्वास कर लेता हूं। शेन कॉन्ग शेंग ने बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं। उसने अपने इमॉर्टल एपर्चर से एक शंख निकला और फैंग युआन की तरफ फेंक दिया। ये शंख सिर्फ एक हथेली के साइज का था और खुद एक डेसिलत बीस्ट था। शंख में एक लहर की आवाज स्टो थी। ये लहर की आवाज एक साउंड पाथ रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल थी, शेन क्लैन का एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो सालों तक बिना रुके आवाज पैदा कर सकती थी। फैंग युआन ने यूज इंस्पेक्ट किया और कुछ भी गड़बड़ नहीं पाया। उसने इस इमॉर्टल मटेरियल को अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में रख लिया। उसने शेन कॉन्ग शेंग को देखा और मुस्कुराया, तो मैं तुम्हें ये राज बता देता हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अकेले बताऊं या तुम इसे पब्लिक करना चाहते हो? इस बार गंभीर दिखने की बारी शेन कॉन्ग शेंग की थी, लेकिन वो सिर्फ एक पाल के लिए हिचकिचाया और फिर मुस्कुराया। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? प्लीज सीधे बोलो, जैसा कि एक पुराने एक्सपर्ट से उम्मीद थी जो शेन क्लैन को सालों से लीड कर रहा था। जैसे ही उसने ये कहा, यहां तक कि मियाओ मिंग शेन की साइड के गू इमॉर्टल्स के मन में भी शेन कॉन्ग शेंग के लिए अच्छे विचार आने लगे। मियाओ मिंग शेन ने अपने मन में ठंडी सांस भरी। यहां कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। शेन कॉन्ग शेंग छू यंग को बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। छू यंग फूट डालने की कोशिश कर रहा है। जब वो शेन कॉन्ग शेंग को अकेले बता सकता है, तो वो फ्यूचर में दूसरों को भी बता सकता है। शेन कॉन्ग शेंग ये जानता है, इसलिए भले ही वो ना चाहे, उसके पास इसे पब्लिक करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत बढ़िया, लॉर्ड शेन कॉन्ग शेंग की दरियादिली काबिल तारीफ है। फैंग युआन मुड़ा और उसने अपनी हथेली ओबेलिस्क की सतह पर रख दी। मिशन से जुड़े शब्द गायब होने लगे और फिर से सामने आने लगे, लेकिन ये नए शब्द पहले से अलग थे। व्हाइट लाइट माउंटेन पर 1000 सोल फॉग फैल गया है। वहां के जीव जंतुओं को इसे साफ करने के लिए तुरंत मदद की जरूरत है। सीहॉस सी एरिया में कोरल सीहॉसेस आपस में लड़ रहे हैं। कई सीहॉस किंग्स हंगामा कर रहे हैं और उन्हें दबाने की जरूरत है। गैदरिंग सेपरेशन आइलैंड पर फॉर्मेशन सालों से रिपेयर नहीं हुआ है, जिससे आइलैंडर्स की जिंदगी में गंभीर बढ़ा आ रही है। उस ठीक करने की जरूरत है। फिश राउंड आइलैंड पर समंदरी पानी की कमी है। वहां 3 दिन और 3 रात तक बारिश करानी होगी। गू इमॉर्टल्स हैरान थे। यह मिशन साफ तौर पर पिछले वालों से अलग थे, जैसे कि 1000 सोल फॉग, जो एक सोल पाथ रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल था और काफी मशहूर था। एक और एग्जाम्पल था कि हर कोरल सीहॉस एक रैंक 5 वाइल्ड बीस्ट था, जबकि सीहॉस किंग्स कम से कम डेसोलेट बीस्ट्स थे। शेनसियो चमकती आंखों से देख रहा था जब उसने गहरी सांस ली। ये हैं गू इमॉर्टल्स के लायक मिशंस। पहले वाले छोटे साइज के मिशंस आम इंसानों के लेवल तक सीमित वो इन मिशंस के सामने बिल्कुल कमजोर थे। शेनसियो ने फैंग युआन की नकल की और अपना हाथ ओबेलिस्क पर रखा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कंफ्यूजन में बदल गया। मैं इन मिशंस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूं? ऑफ कोर्स नहीं। मैंने इन मिशंस को एक्सेप्ट करने के लिए 100 मेरिट पॉइंट्स खर्च किए हैं। फैंग युआन मुस्कुराया। इमॉर्टल्स ने तुरंत अपना ध्यान उसकी बातों पर केंद्रित किया, लेकिन फैंग युआन ने अपना मुंह बैंड रखा। शेनसियो बेचैन हो गया। उसने फैंग युआन के सामने हाथ जोड़े। प्लीज हमें सिखाइए, भाई छू। फैंग युआन ने यूज थोड़ा मजाक उड़ाते हुए देखा और अपनी भुएं उठाई। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? शेनसियो का एक्सप्रेशन जैम गया। हमने पहले डील की थी। मुझे पता है। तुम लोगों ने पूछा था कि मैंने इतने सारे मेरिट पॉइंट्स कैसे हासिल किए। मैंने ट्रांजैक्शन पूरा कर दिया है और तुम्हें वजह बता दी है। वो इसलिए क्योंकि मुझे ये मिशंस माइल। रही बात इन मिशंस को कैसे रिसीव करना है,
वो एक अलग सवाल है, फैंग युआन ने कहा। इमोर्टल्स का ग्रुप हक्का बक्का रह गया। शेन कॉन्ग शेंग का चेहरा काला पड़ गया जबकि शेन क्लैन के गु इमोर्टल्स फैंग युआन को गुस्से से देख रहे थे। शेन सियो पहले हैरान हुआ फिर हंसा, बस इस बार उसकी हंसी में साफ गुस्सा झलक रहा था। भाईचू बिजनेस करने में सच में कमाल के हैं। एक जवाब ने ही आपको एक रैंक 7 इमोर्टल मटेरियल दिला दिया जो मेरे क्लैन के लिए यूनिक है। फैंग युआन ने सर हिलाया। शेन क्लैन का कांस्टेंट वेव साउंड दुनिया में यूनिक है। इस ट्रांजैक्शन से मुझे सच में फायदा हुआ। लेकिन मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, ना ही मैंने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी। मु छू यिंग ऐसा इंसान नहीं हूं। फैंग युआन ने एक ईमानदार और उसूलों वाले इंसान का रवैया दिखाया जिसने यहां के सभी इमोर्टल्स को गुस्से से जला दिया। शेन कॉन्ग शेंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो एक महान राइचस पाथ रैंक 8 था, यूज एक रैंक 7 अकेले इमोर्टल छू यिंग जिसका कोई नाम और निशान नहीं था, अपने साथ खिलवाड़ कर रहा था। वो इसे कैसे जाने दे सकता था? ड्रैगन वेल पैराडाइज से निकलने के बाद मैं तुझे ठीक से देख लूंगा। शेन कॉन्ग शेंग ने मन ही मन कसम खाई, लेकिन वो मुस्कुराया और जोर से हंसा बिना कोई नफरत दिखाए। उसने ताली बजाई, छू यिंग बहुत कमाल। तुमने अपनी होशियारी से कांस्टेंट वेव साउंड हासिल किया, वो तुम्हारी काबिलियत थी। चिंता मत करो, मेरा शेन क्लैन इतनी छोटी सी बात पर इतना छोटा दिल क्यों रखेगा? आओ एक और डील करते हैं। बताओ तुम्हें इस मिशन को हासिल करने की इंफॉर्मेशन के बदले क्या चाहिए? इमोर्टल्स का ग्रुप फैंग युआन को ऐसी इंग से देख रहा था जिनमें जलन साफ झलक रही थी। इस तरह इमोर्टल मटेरियल्स कमाना कितना आसान था। लेकिन शेन कॉन्ग शेंग के नजरिए से उसका क्लैन अमीर था। कीमती इंफॉर्मेशन के बदले एक या दो रैंक 7 इमोर्टल मटेरियल्स कोई बुरा सौदा नहीं था। लेकिन फैंग युआन ने अपना सर हिला दिया। मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं बेचने वाला, तुम सब खुद ट्री कर सकते हो। शेन कॉन्ग शेंग ने घूरा, छू यिंग मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस बारे में ठीक से सोचोगे। फैंग युआन ने हालांकि यूज इग्नोर कर दिया और सफेद रोशनी की एक चमक के साथ फिर से गायब हो गया। शेन कॉन्ग शेंग गुस्से से लाल पीला हो गया, उस बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी गई थी। छू यिंग बस तू मुझे बाहर मत मिल जाना। शेन कॉन्ग शेंग ने मन ही मन कसम खाई। ये पहली बार था जब उसने ऐसा रैंक 7 गु इमोर्टल देखा था जो उस पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। फैंग युआन को मेरिट बोर्ड पर अपनी बढ़त बनाए रखनी थी, ये उसके पैराडाइज को जीतने के प्लान के लिए जरूरी था। रही बात शेन कॉन्ग शेंग और बाकी लोगों की, ही मुझे विश्वास नहीं कि तुम लोग एकजुट रह पाओगे। फैंग युआन मन हाई मन ठंडा सा मुस्कुराया। उसकी फूट डालने की योजना पहले काम नहीं आई क्योंकि वो एक छोटी सी हरकत थी, लेकिन इस बार उसने एक गड्ढा खोदा था। यूज डर नहीं था कि शेन कॉन्ग शेंग यूएस में नहीं कूड़ेगा। एक तरह से फैंग युआन को बाहरी मदद की जरूरत थी। इस बड़े ग्रुप को तोड़ना जरूरी था। वो मिड साइज्ड मिशंस अकेले पूरा कर सकता था, लेकिन मिड साइज्ड मिशंस के बाद लार्ज साइज्ड मिशंस भी थे। इस तरह के मिशन में अक्सर अलग अलग गु इमोर्टल्स को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पड़ती थी। हालांकि फैंग युआन के पास अपने इमोर्टल एपर्चर में काफी गु इमोर्टल सबऑर्डिनेट्स छिपे हुए थे, लेकिन वो बेकार थे। इस ड्रैगन वेल पैराडाइस में पैराडाइस अर्थ इमोर्टल वेनरेबल के मेथड्स ने इस पर रोक लगा रखी थी। ऐसा लगता था कि सिर्फ वही गु इमोर्टल्स जो बाहर का टेस्ट पास करके नींद में स्टार्टिंग आइलैंड पर भेजे गए थे, वही इस जगह आने और जाने के लिए और मिशंस लेने और पूरे करने के लिए एलिजिबल थे। फैंग युआन के जाने के बाद मेरिट ऑबेलिस्क पर माहौल भारी हो गया, क्योंकि शेन कॉन्ग शेंग ने एक काफी जबरदस्ती भरी रिक्वेस्ट की थी। वो चाहता था कि आसपास के गु इमोर्टल्स अपने अपने मेरिट पॉइंट्स खर्च करके अनविवादित रिवॉर्ड्स को एक्सचेंज करें। शेन कॉन्ग शेंग शर्त लगा रहा था कि इनमें से कोई एक रिवॉर्ड वही होगा जो फैंग युआन ने पहले एक्सचेंज किया था। जब फैंग युआन ने उस नहीं बताया तो वो इसे खुद टेस्ट करने जा रहा था। मियाओ मिंग शेन और बाकी लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें फ्यूचर के बारे में सोचना था और वो इस रैंक 8 साउंड पाथ ग्रेट एक्सपर्ट को नाराज नहीं कर सकते थे। चैप्टर 1896 एक झटके में मारा गया। शेन कॉन्ग शेंग मेरिट ऑबेलिस्क की सतह को गौर से देख रहा था। भले ही वो दिखा नहीं रहा था, लेकिन इस वक्त वो सच में बेचैन था। शेन क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर के रूप में वो पावर की एक ऊंची पोजीशन पर था। एक रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट के रूप में ये कहा जा सकता था कि वो गु कल्टिवेशन के शिखर पर खड़ा है। लेकिन पैराडाइस अर्थ ट्रू इनहेरिटेंस के सामने उसका फाउंडेशन बहुत ही छोटा और मामूली था। फैंग युआन मिडसाइज्ड मिशंस लेने में सक्षम था, उसके पास पैराडाइस अर्थ ट्रू इनहेरिटेंस हासिल करने में एक बड़ा एडवांटेज था।
शेन कॉन्ग शेंग को फैंग युआन के कदमों के साथ चलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने पर मजबूर होना पड़ा। भले ही वो यहाँ एक अलग मकसद से आया था, पैराडाइज अर्थ ट्रू इनहेरिटेंस उसके सामने थी, वो बिना अपनी पूरी कोशिश किए हार नहीं मानेगा। इसलिए भले हाई शेन कॉन्ग शेंग जानता था कि फैंग युआन का इरादा फूट डालने का है, उसने फिर भी दूसरे गु इमोर्टल्स को अलग अलग रिवॉर्ड्स एक्सचेंज करने के लिए मजबूर किया। दूसरे गु इमोर्टल्स के इमोशंस को शांत करने की कोशिश में शेन कॉन्ग शेंग ने उन्हें कॉम्पनसेट करने के लिए अपने इमोर्टल मटेरियल से भी अलग अलग इमोर्टल मटेरियल्स निकाले। लेकिन ये साफ था कि ये इमोर्टल मटेरियल्स पैराडाइज अर्थ ट्रू इनहेरिटेंस से कहीं कम कीमती थे। इमोर्टल्स उसकी अथॉरिटी की वजह से शेन कॉन्ग शेंग के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर थे। उनकी अंदर की नफरत स्वाभाविक रूप से और गहरी होती गई। शेन कॉन्ग शेंग लोगों का दिल हार चुका था और बात को और खराब करने के लिए इमोर्टल्स के ग्रुप द्वारा एक्सचेंज किए गए ये रिवॉर्ड्स वो नहीं थे जिससे यूज मिड-साइज्ड मिशंस लेने की इजाजत मिलती। इस लिस्ट पर रिवॉर्ड्स थोड़े ज्यादा हैं। पहले एक्सचेंज किए गए रिवॉर्ड्स को छोड़कर अभी भी 3 सबसे ज्यादा संभावित रिवॉर्ड्स बचे हैं। शेन कॉन्ग शेंग को सर दर्द महसूस हुआ। चलो एक जुआ खेलते हैं। वो जानता था कि वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। एक पाल की गहरी सोच के बाद उसने अपने मेरिट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उनमें से एक को चुना और एक्सचेंज किया। अगले हाई पैल शेन कॉन्ग शेंग का चेहरा काला पड़ गया। ये वो नहीं है। उसने अपने दांत पीस लिए, बेहद निराश महसूस करते हुए। वो जुआ हार गया था। ये सच में बुरी किस्मत थी। इस तरह उन्होंने अपने जमा किए गए लगभग सारे मेरिट पॉइंट्स खर्च कर दिए थे, लेकिन जो उन्हें मिला भले ही मददगार था, लेकिन इस सिचुएशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। कहीं ये गुड पर्सन टाइटल तो नहीं है? शेन कॉन्ग शेंग ने मेरिट बोर्ड को देखा, अपने मन ही मन गहरी सांस लेते हुए। ए फ्लैट कुछ भी कहना बेकार था। वो बस इतना कर सकता था कि जल्दी से और मेरिट पॉइंट्स जमा करे और फिर रिवॉर्ड्स एक्सचेंज करना जारी रखे। लेकिन उससे पहले मुझे इन गु इमोर्टल्स को शांत करना होगा। शेन कॉन्ग शेंग ने इमोर्टल्स की तरफ मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर भी नाखुशी के भाव थे। शेन कॉन्ग शेंग काफी अच्छा बोलता था। कुछ शब्द कहने के बाद उसने इमोर्टल मटेरियल्स का एक बैच निकाला और उन्हें इमोर्टल्स को दे दिया। भले हाई इमोर्टल्स ने ये इमोर्टल मटेरियल्स ले लिए, उनके एक्सप्रेशंस में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव आया। इस ड्रैगन वेल पैराडाइस में शेन कॉन्ग शेंग के पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो उनका कुछ नहीं कर सकता था। यही कि शेन कॉन्ग शेंग के घटते प्रभाव का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन था। स्विश 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 लहरें उठ रही थी और गिर रही थी। मछलियों जैसी समानदारी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। फैंग युआन बादलों में खड़ा था, नीचे समंदर के मार्केट को आसमान से देख रहा था। समानदारी मार्केट एक ऐसी जगह थी जहां लोग कल्टीवेशन रिसोर्सेज बेचते और एक्सचेंज करते थे। आमतौर पर इसकी जगह फिक्स होती थी। कुछ समय पहले ही फैंग युआन ने ची सी एंसेस्टर का भेस बदलकर ईस्टर्न सी बैंक्वेट रखा था। एक तरह से वो एक सुपर साइज्ड समानदारी मार्केट था जिसमें ईस्टर्न सी के लगभग सभी गु इमोर्टल्स शामिल थे। इसी तरह के समानदारी मार्केट ड्रैगन वेल पैराडाइस में भी मौजूद थे और उनकी संख्या काफी थी। ये समानदारी मार्केट जिसे फैंग युआन ऑब्जर्व कर रहा था, एक छोटे से आइलैंड के आसपास केंद्रित था, जिसके चारों तरफ मछुआरों की नाव जैसे कई गु हाउसेस थे। साल के आधे से ज्यादा समय यह आइलैंड समानदारी पानी से डूब जाता था, इसलिए यह समानदारी मार्केट साल भर खुला नहीं रहता था। अपनी फायदेमंद लोकेशन की वजह से आइलैंड समानदारी मार्केट एक जरूरी ट्रेडिंग एरिया बन गया था। भले ही ये साल में आधे समय के लिए बैंड रहता था, जब भी ये खुलता आसपास के गु मास्टर्स और फोर्सेस उसकी तरफ हो पड़ते। फैंग युआन इस समानदारी आइलैंड से बहुत फैमिलियर था। वो पिछली जिंदगी में यहाँ आया था। पिछली जिंदगी में शिया लिन को इस आइलैंड पर एक बेईमान सौदागर ने फंसाया था। फैंग युआन ने जो मिशन लिया था वो इस सौदागर को सख्त सजा देने का था और नतीजे में उसने शिया लिन को बचा लिया। इस जिंदगी में फैंग युआन ने मिशन लिया और यहाँ आया, लेकिन ये एक मिड साइज्ड मिशन था, पिछली बार के किरदारों से बिल्कुल अलग। समानदारी मार्केट में बेहद भीड़ थी। लोगों की एक बड़ी भीड़ इधर उधर घूम रही थी, जिसमें इंसान और मरफोक दोनों थे। आओ आओ एक नजर डालो, ये एक बेहतरीन क्रिस्टल कोरल है। 3 गु हाउस रिवर बोट्स बचे हैं, जल्दी खरीदो इससे पहले कि बिक जाएं। बड़ी मिट्टी खरीद रहा हूं, जितनी बेच सकते हो उतनी खरीद लूंगा। शिया लिन दिखाई दी। वो डेक पर चल रही थी, ठेलों पर लगे सामान को देखते हुए वो कोर आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी। पहले के विपरीत वो एनर्जेटिक थी और उसकी एरी में जान थी। एक मौत और जिंदगी की सिचुएशन के बाद फैंग युआन से गाइडेंस और शिक्षा मिलने के बाद वो अंदर से बाहर तक काफी सुधर चुकी थी। फैंग युआन ने अपना इन्वेस्टिगेटिव मेथड एक्टिवेट किया,
आसपास के सोली तक का सर्वे करते हुए। जैसे हाई शियालिन दिखाई दी, उसने उस ढूंढ लिया। फैंग युआन शियालिन के पास नहीं गया, बल्कि आइलैंड के अंदर और समंदर की गहराइयों में जांच पड़ताल करता रहा। एक इमोर्टल लेवल का फॉर्मेशन धीरे धीरे उसकी नजर में आने लगा। फैंग युआन यूज देखकर मन ही मन उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इस इमोर्टल फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर बहुत गहरा था। ये एक ऐसा फॉर्मेशन था जो मुख्य रूप से अर्थपथ और वाटरपाथ का था। इसका काम आइलैंड को बनाए रखना, आसपास के समंदरी प्रवाहों को मैनेज करना और पूरे आसपास के समंदर के एनवायरनमेंट को सुधारना था। लेकिन अब यह इमोर्टल फॉर्मेशन डैमेज हो गया था। अर्थपाथ वाला हिस्सा कमजोर हो गया था, जबकि वाटरपाथ वाले हिस्से में ज्यादा बदलाव नहीं था। शुरू में अर्थपथ और वाटरपाथ का बैलेंस था। ए फ्लैट अर्थपाथ के कमजोर होने से वाटरपाथ ज्यादा हावी हो गया। पहले ये आइलैंड साल भर खुला रह सकता था, लेकिन फॉर्मेशन के डैमेज होने की वजह से अब ये साल के आधे समय पानी में डूबा रहता था। फैंग युआन अब इस फॉर्मेशन को रिपेयर करना चाहता था। फैंग युआन की काबिलियत हालांकि अभी भी थोड़ी कम थी। उसका फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल बुरा नहीं था, ग्रैंड मास्टर था। लेकिन नेचुरल डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके एक फॉर्मेशन बनाने के लिए यूज ग्रेट ग्रैंड मास्टर होना पड़ता। साथ ही उसका वाटर पाथ अटेनमेंट लेवल ग्रैंड मास्टर था, जबकि उसका अर्थपाथ अटेनमेंट लेवल सिर्फ मास्टर था। और प्रॉब्लम यह थी कि इस फॉर्मेशन को अर्थपाथ एस्पेक्ट में ठीक करने की जरूरत थी। यह फॉर्मेशन पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल का काम नहीं है, बल्कि किसी फॉर्मेशन पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर का है। फैंग युआन ने एनालाइज किया, अगर ये खुद पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल होते तो इसका स्टाइल और साइज जरूर रिग्रेट क्राइंग सी जैसे फॉर्मेशन का होता। पिछली जिंदगी में फैंग युआन और बाकी लोगों ने यह पाया था कि वो ड्रैगन वेल पैराडाइज में आने वाले गु इमॉर्टल्स का पहला बैच नहीं थे। उनसे पहले भी यहां पूर्वज आ चुके द मिशंस लेने और मेरिट पॉइंट्स कमाने। साफ था, फैंग युआन ने जो फॉर्मेशन देखा वो किसी पूर्वज का काम था। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम को देखते हुए वू शुआई की तरफ से जल्द ही कुछ फायदा होना चाहिए। जबकि फैंग युआन अपनी निगरानी जारी रखे हुए था और उसने जो इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट की थी यूज डिडक्शंस के लिए टाइम पाथ क्लोन को भेजे रहा था, वो चुपके से नीचे उतरा और भीड़ में घुल मिल गया, शियालिन के पीछे पीछे। शियालिन एक जुए के अड्डे में घुसी। दरवाजे पर 3 शब्द लिखे, द गोल्डन जेड हाउस। ये साफ था कि आम लोगों के बीच ये एक हाई ग्रेड जुए का अड्डा था। इस जुए के अड्डे में हॉल में दर्जनों बड़े बड़े पत्थर थे। हॉल के पीछे कई कमरे थे जहां ग्राहकों के आनंद के लिए अलग अलग तरह के पत्थर काटने वाले गू वॉर्म्स थे। मैं कर्ज वापस करने आई हूं। शियालिन ने एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू निकला। कई महीने पहले उसके परिवार का एक ही सदस्य, उसके दादा, की मौत हो गई थी। मर्फक के समानदारी अंतिम संस्कार बहुत महंगे होते थे। अपने दादा को दफनाने के लिए यूज प्राइमिवल स्टोन्स उधार लेने पड़े। कर्ज चुकाने के लिए यूज रिस्क उठाकर काला तेल जमा करना पड़ा, जिसके नतीजे में वो अर्थ ट्रेंच में मरते मरते बची। किस्मत से वो फैंग युआन से मिली और चमत्कारी ढंग से बच गई। इतना ही नहीं, उसकी मदद से उसकी ताकत भी काफी बढ़ गई। पिछली जिंदगी की तरह ही शियालिन को फैंग युआन से गैदर ऑयल गू मिला। तेल जमा करने में उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। उसने जल्दी ही तेल बेचकर एक बड़ी रकम प्राइमिवल स्टोन्स जमा कर ली। जो उससे मिलने आया वो एक दाग चेहरे वाला मेहमान था। इस इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू को लेने के बाद वो शैतानी से मुस्कुराया, लड़की, तुमने जरूर गलत देखा होगा, हमारा समझौता ऐसा नहीं था। शियालिन थोड़ा हैरान हुई, तुम्हारा क्या मतलब है? आसपास के गू मास्टर्स गोल्डन जेड हाउस की आम चालों के बारे में जानते थे। उन्होंने ये देखा और सर हिलाया, हाय, एक और गू मास्टर फिर से फंस गया। शियालिन ने दूसरे पार्टी से बात की और आखिरकार उस समझ आया, तुम लोग बेशरम हो, तुमने समझौते की डिटेल्स बदल दी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 10% ब्याज का था, लेकिन तुमने यूज 60% कर दिया। शियालिन ने गुस्से से कहा। दाग चेहरे वाले मेहमान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने शियालिन को एक खतरनाक नजर से देखा, जवान लड़की, तुम ऐसे झूठी खबरें नहीं फैला सकती। क्या तुम हमारी रेप्यूटेशन खराब करने की कोशिश कर रही हो? ये हमारे बिजनेस के लिए नुकसानदेह है। इसके बाद हमारी दुकान पर कौन आएगा? क्या तुम हमारे नुकसान की भरपाई कर सकती हो? भाड़ में जाओ। अगर मैं मर भी गई तो मैं इस दुकान के काले करतूतों का पर्दाफाश करूंगी। दाग चेहरे वाले मेहमान ने अपना लहजा बदला और अजीब ढंग से कहा, मरोगी? तुम बहुत भोली हो, कभी कभी जिंदा रहना मरने से भी बदतर होता है। शियालिन की आंख में एक तेज रोशनी चमकी, तुमने मुझे मजबूर किया है। वो चिल्लाई और उसने हमला कर दिया। स्वूश! एक धमाका सुनाई दिया और एक तेज धार बाहर निकली।
दाग चेहरे वाले मेहमान को उम्मीद नहीं थी कि इस सिचुएशन में एक मासूम और भोली लड़की यूएस पर एक रैंक 3 उसके इलाके गोल्डन जेड हाउस में हमला करने की हिम्मत करेगी। दाग चेहरे वाला मेहमान तैयार नहीं था। वो तेज धार से बह गया, दीवार से जा टकराया और कई सजावट की चीजें टूट गईं। हंगामा बहुत बड़ा था। जो गू मास्टर्स शांति से पत्थर चुन रहे थे और काट रहे थे, सब देखने आ गए। एक बड़ी संख्या में अर्न शियालिन और दाग चेहरे वाले मेहमान की तरफ मुड़ गईं। क्या हुआ? क्या हुआ? दाग चेहरे वाला मेहमान मलबे में पड़ा था। वो शियालिन को अत्यंत अविश्वास और गुस्से से देख रहा था। वो उठना चाहता था, लेकिन आखिर में वो सिर्फ अपनी उंगली उठा पाया। उसके बाद वो गिर गया और उसकी सांसें रुक गईं। मर गया वो। हे भगवान, ये लड़की कौन है? उसने एक ही झटके में एक मेहमान को मार डाला। वो एक रैंक 3 गू मास्टर था। भीड़ में हंगामा मच गया। गू मास्टर्स बेहद शौक थे। शियालिन भी इससे काफी हैरान थी। वो अभी सिर्फ रैंक 2 थी, लेकिन फैंग युआन ने जो गू वॉर्म्स यूज दिए वो सभी बेहद काम के वो बहुत शक्तिशाली किलर मूव्स बना सकते थे। जब शियालिन ने इन गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक रैंक 2 किलर मूव बनाया, तो उसने एक ही झटके में एक रैंक 3 गू मास्टर को मार डाला। मरमेड लड़की स्टन थी। वो वहीं पर हक्का बक्का खड़ी रह गई। फैंग युआन मुस्कुराया और उससे कम्युनिकेट किया। मास्टर छू। मरमेड लड़की ने उसकी आवाज सुनी तो उसकी ईंट चमक उठी। उसने गहरी खुशी से कहा। लेकिन फैंग युआन सामने नहीं आया। उसने मरमेड लड़की को निर्देश दिया कि कैसे एक बहाना ढूंढकर पूरे गोल्डन जेड हाउस को एक शान से और जायज तरीके से अपने कब्जे में ले ले। चैप्टर एंड।